नमस्कार। मैं फिर आपके सामने आज हम लोग जीएस के अंतर्गत ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसके बारे में सिर्फ सोचकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी अगर आप मेरे पीछे के बोर्ड को देख रहे होंगे। आज हम भारतीय परमाणु कार्यक्रम के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा गौरव होता है जब हम हिंदुस्तानियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होती है कि भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। आप भी गर्व महसूस करते होंगे, मैं भी करता हूं। लेकिन आज मैं आपको भारतीय परमाणु कार्यक्रम की कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए आपके सामने आया हूं। बहुत प्रसन्नता होती है जब हम आज दुनिया के बीच भारत को शीर्ष कुछ राष्ट्रों के बीच खड़ा पाते हैं जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है। हो भी क्यों ना भारतवासी हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इसीलिए मैंने जीएस के सेगमेंट में एक ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव किया जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी छन के आते हैं और जिसको जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि आखिर आज जो भारत, आज आप देखते होंगे काफी गौरवान्वित महसूस करते होंगे जब टीवी में, सोशल मीडिया पर, हर जगह भारत के शक्ति प्रदर्शन की बात होती है। लेकिन यह भारत जो आज एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है या उभर रहा है, यह बात करना बिल्कुल बेमानी हो जाती अगर भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं होता। तो आज की जो कक्षा है इसमें हम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो परमाणु कार्यक्रम के दृष्टि में महत्वपूर्ण पड़ाव आए और जो महत्वपूर्ण चरण रहे उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं, लगते हैं मुद्दे की ओर। 15 अगस्त 1947 हमने आज़ादी पाली। बड़ा ही गौरवान्वित दिन है। ये जानकारी होगी आपको कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन यह बात भी तय है कि इस आज़ादी को हासिल करने में हमें 800 वर्षों से ज़्यादा लगे। जब आप 1191, 1192 से भारत के ऊपर होने वाले हमले और भारत के ऊपर विदेशी शासकों का दबदबा जो बढ़ना शुरू हुआ तो वस्तुतः गुलामी तो तब से ही हो गई। 800 वर्षों के बाद भारत 1947 में आज़ाद होता है। भैया, आज़ादी का मतलब क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता एक ऐसा शब्द है जिसकी प्राप्ति के बाद ही माना जाएगा कि एक राष्ट्र आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होता है, नवनिर्माण में लगता है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 1947 में एक प्रकार से पूरा भारत दुर्दशा को झेल रहा था। हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय सिर्फ एक चीज के, और वह था एक सपना जिसको लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद कराया। चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शासन शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपने शासन कार्य को शुरू करते हैं। राजकाज का कार्य शुरू होता है। तमाम प्रकार के तरह तरह के समय समय पर उपक्रम बनाए जाते हैं। उसमें लोगों की नियुक्ति होती है, विभागों का बंटवारा होता है, कार्य शुरू होता है। हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। वस्तुतः हमारी स्थिति अच्छी नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मूलतः मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि यह सत्य है अथवा असत्य है। लेकिन जो मैं रिसर्च करता हूं, जो मैं पढ़ता हूं, उसके आधार पर मैं यह पाता हूं कि
स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, जो कि बेहद शांति प्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने शांति की परिकल्पना की, उनके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ना था। समस्या जटिल थी, क्योंकि दुनिया शांति प्रिय नहीं थी। हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी अच्छे हों, दुनिया अच्छी हो, यह जरूरी नहीं है। कार्य शुरू होता है। पहला मेजर सेटबैक भारत को तब लगता है, कुछ पेपर्स में, कुछ आर्टिकल्स में ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, इसकी मैं सत्यता की गारंटी नहीं लेता हूं, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लेकिन हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र को अस्थायी सदस्य न बनाकर किसकी वकालत कर देते हैं? किसकी वकालत करते हैं? चाइना की। किसकी वकालत करते हैं? चाइना की। इसके साथ ही चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है। मेरे दृष्टिकोण से यह एक बड़ी गलती रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक तरफ जहां शासन व्यवस्था से गलती हो रही थी, उसी वक्त समानांतर भारत में एक व्यक्ति था जो बड़े बड़े सपनों को देख रहा था। एक व्यक्ति था 60 के दशक में जो बड़े बड़े सपनों को देख रहा था, और आपको नहीं जानकारी होगी, उस व्यक्ति ने अपने रिसर्च के लिए खुद के लैब की स्थापना कर डाली। जी हां, आप समझ रहे होंगे, मैं किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? भाभा जी की बात कर रहा हूं। डॉक्टर भाभा 60 के दशक में, मतलब 1960 के आसपास, अपनी लैब, जो कि एक बहुत ही बड़े भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए अपने लैब की स्थापना कर ली थी। कहां? मुंबई में। कहां कर ली थी? मुंबई में कर ली थी। बहुत अच्छी बात। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी कि भारत जहां एक तरफ हमारे मशहूर राजनीतिज्ञों के बल पे, स्वतंत्रता सेनानियों के बल पे अपने आजादी की तरफ की लड़ाई लड़ रहा था, उसी बीच में 1945, याद रखिएगा, 1945 में डॉक्टर भाभा जो थे, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उन्होंने 1945 ईस्वी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कर ली थी। वह विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रयोग कर रहे थे, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त अपने दौर में डॉक्टर भाभा ऐसे शख्सियत थे जो कि, गौर से सुनिएगा, जिन्हें कि आइंस्टाइन से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। कई जर्नल्स में, कई मैगजीन्स में उनकी आइंस्टीन के साथ की तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। 1948 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बाद 1948 में, कब? 1948 में उन्होंने एटॉमिक रिसर्च कमीशन, उन्होंने 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। वस्तुतः भाभा उन वैज्ञानिकों में थे जिनका व्यक्तिगत तौर पर यह मानना था कि जो ऊर्जा के स्रोत, वैसे स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उसके अलावा भी हमें स्रोत तलाशने होंगे, और जिसके तहत उनका मानना था कि जो एटॉमिक एनर्जी है, यह आने वाले समय में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। भाभा अपने सोच पर बिल्कुल सही थे, और आपको जानकारी होगी कि जो एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत परमाणु बम भी बनाया जाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जैसे आप अगर रिएक्टर बनाते हैं तो उसमें 20% एटॉमिक रिएक्टर के लिए 20% जो इनरिच यूरेनियम होता है,
उसका उपयोग होता है यूरेनियम में, और एटम बम में 80% जो इनरिच यूरेनियम होता है उसका उपयोग होता है। यह एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। वस्तुतः यह कहा जा सकता था कि भाभा ऐसे शख्सियत थे, जब एक तरफ आजादी मिल रही थी वह भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने खोज को जारी रखे हुए थे। अमेरिका डर रहा था भाभा के विचारों से। डरे भी क्यों नहीं, डर स्वाभाविक था, क्योंकि 1961 आपको जानकारी होगी कि 1961-62 का दौर था, जब 1962 में इंडिया चाइना वार होता है। भारत चाइना का युद्ध 1962 में होता है और भारत हार जाता है। वस्तुतः सत्य यही है कि भारत को भारत चीन युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है। रणनीतिक तौर पे नेहरू ने जिस चीन के लिए, ऐसा माना जाता है, जिस चीन को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए जिन्होंने इतनी परिश्रम की, उनको चीन के तरफ से करारा जवाब मिलता है। भारत सोचने के लिए विवश होता है कि युद्ध का स्वरूप अब ऐसा नहीं हो सकता है, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भाभा साथ थे। 1965 का वह दौर आता है जब भाभा कहते हैं, याद रखिएगा 1965 की मैं बात कर रहा हूं। 1965 में भाभा यह कहते हैं, स्पष्टतः कहते हैं कि अगर सरकार इजाजत देती है तो मात्र 18 महीने में भारत परमाणु राष्ट्र हो जाएगा। अर्थात उन्होंने कहा कि 18 महीने भारत के लिए काफी है परमाणु बम बनाने के लिए, अगर सरकार इजाजत देती है तो। होश उड़ जाता है अमेरिका भयभीत होता है। भयभीत हो भी तो क्यों नहीं, क्योंकि तब तक सिर्फ जो अस्थायी सदस्य थे, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे 5, उन्हीं राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। जानकारी विभिन्न प्रकार के लेखों को पढ़ने के बाद मिलती है कि 1966 में जब डॉक्टर भाभा मुंबई से जेनेवा जा रहे थे, तो आल्प्स पर्वत के ऊपर नियर बाय माउंट ब्ला एक जगह था आल्प्स पर्वत के ऊपर, वहां पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 150 से ऊपर सवार थे यात्री, सारे मारे जाते हैं। कारण का आज तक स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं कि आखिर यह दुर्घटना हुई कैसे, लेकिन कई अभिलेखों में ऐसा मिलता है कि विस्फोट के कारण जहाज ब्लास्ट कर गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत होमी जहांगीर भाभा को खो बैठता है। एक सोच, एक राष्ट्रभक्त, एक महान भौतिक शास्त्री हमारे बीच से इस दुनिया से चले जाते हैं। भारत का प्रयास फिर भी जारी रहता है। भारत अपने तरफ से प्रयास अनवरत तौर पर करता रहता है। शुभ परिणाम आता है आपका 1974। शुभ परिणाम आता है आपका 1974। दिन होता है 18 मई। 18 मई 1974 भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करता है। आज तक इस बात पर यह चर्चा का विषय रहेगा, था और रहेगा कि वह परमाणु परीक्षण सफल था अथवा नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री के पास एक मैसेज आता है स्माइलिंग बुद्धा के तहत कि बुद्ध मुस्कुराए, और ऐसा मान लिया जाता है कि परमाणु बम का परीक्षण भारत का सफल हुआ। दुनिया के पास एक जानकारी कि अब
परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की संख्या, अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की संख्या 5 नहीं है बल्कि 6 हो गए। छठा राष्ट्र कौन हो गया? भारत हो गया। अमेरिका नाराज होता है, परेशानी होती है, मान लिया जाता है। आज भी उस वक्त के अभिलेख को देखने पर लगता है कि अमेरिका ने इस बात को मान्यता उस वक्त नहीं दिया। प्रयोग अनुसंधान चलते रहता है, भारत आगे बढ़ते रहता है। परमाणु कार्यक्रम, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो प्रयोग थे, अनुसंधान थे, वह जारी रहता है। 1974 18 मई इंदिरा गांधी के पोखरण परीक्षण के बाद 1995 फिर परमाणु इतिहास का, भारतीय परमाणु इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था 1995। पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुनः परमाणु परीक्षण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दे देते हैं। लेकिन तब तक यह सूचना विश्व के तत्कालीन सर्वशक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को मिल जाती है कि भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। परिणाम स्वरूप परीक्षण को विश्व दबाव के आगे पीवी नरसिम्हा राव को रोक देना पड़ता है। हमारे वैज्ञानिक हतोत्साहित होते हैं, लेकिन अनुसंधान जारी रखते हैं। पुनः एक ऐसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री के पद पर आगमन होता है जिसके विषय में आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनके विषय में आज भी कि कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन वह व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता है, जो कि व्यक्तिगत राजनीति से, दलगत राजनीति से पूर्णतः ऊपर रहे। वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक बहुत ही जोरदार शख्सियत, एक सर्वमान्य शख्सियत, जिन्हें की हर दल के लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। और वह 1998 में अटल बिहारी, लेट अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश जारी करते हैं कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, दबाव चाहे कितना भी हो, दबाव कैसा भी हो, परमाणु परीक्षण होगा। उस वक्त इस अभियान के लिए डीआरडीओ डायरेक्टर याद रखिएगा, कलाम साहब को अधिकृत किया जाता है, कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, और उनका साथ देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी चिदम्बरम। डीआरडीओ के डायरेक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साथ देते हैं तत्कालीन हेड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी चिदम्बरम। इन दोनों के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के आदेशानुसार भारतीय वैज्ञानिक लग जाते हैं किस चीज पर? परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर। समस्या जटिल थी, अमेरिका हमसे काफी आगे था, परेशानी राष्ट्र के पास थी। दोस्तों, कुछ मूवीज भी आई हैं, अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे। उस दौर को समझने के बाद हम तमाम भारतीय रोमांचित हो उठते हैं कि किस प्रकार से 4 सैटेलाइट्स, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सैटेलाइट्स अमेरिका के भारत के ऊपर तैनात कर दिए जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की इस खुफिया जानकारी किसी अंदर के व्यक्ति ने अमेरिका को दे दी। अमेरिका सतर्क था, उसने अपने 4 जासूसी सैटेलाइट भारत के ऊपर लगा दिए। मकसद एक था, परमाणु कार्यक्रम को किस तरह से रोका जाए, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से कैसे रोका जाए। और उसके सैटेलाइट्स भारत के ऊपर लगातार मंडरा रहे थे। और इन सभी के बीच में कलाम साहब एक निर्णय लेते हैं कि हम पुनः पोखरण में ही परीक्षण करेंगे। कैसे होगा? कलाम साहब ने योजना तैयार की कि हम सैन्य अभ्यास करेंगे। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
एक घोषणा करवाई कि भारत, जो भारतीय सेना है, वह पोखरण में सैन्य अभ्यास करेगी और उसके तहत वहां पर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट सेना के वेश में लोगों के द्वारा किए जाने लगे। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्यतः आपको जानकारी नहीं होगी, जो ऑनलाइन भी है। आप याद रखिएगा कि उस स्पॉट पर, उस जगह पर, पोखरण में, जहां जिस जगह को फाइनलाइज किया गया था, चिन्हित किया गया था दूसरे परमाणु परीक्षण के लिए, उस जगह पर 4 ट्रकों में इस परीक्षण से जुड़े हुए सामान को लेकर पहुंचाने का जिम्मा दिया जाता है उस वक्त के तत्कालीन कर्नल उमंग को। तत्कालीन कर्नल उमंग 4 ट्रकों में परीक्षण हेतु आवश्यक वस्तुओं को लेकर पोखरण पहुंचते हैं। कार्य जारी होता है, परीक्षण की तैयारियां शुरू होती हैं। अमेरिकी जासूसी जो उपग्रह थे वह पकड़ नहीं पा रहे थे। एक चीज आप समझिए, जैसे सूर्य की परिक्रमा, धरती की परिक्रमा चांद करता है, धरती की परिक्रमा चांद करता है, तो अर्थात क्या हुआ, कोई भी भाग 24 घंटे लगातार उस चीज को नहीं देख सकता है। अगर वह आपके तरफ है तो एक निश्चित समय के बाद वह आपके पीछे हो जाएगा। लेकिन 4 जासूसी उपग्रह रहने के कारण भारत के पास तकरीबन ऐसा माना जाता है कि हर दिन 1 से 1.5 घंटे का समय रहता था, जिस वक्त भारत किसी भी टोही जासूसी उपग्रहों के बीच में नहीं होता था। और उस छोटे से समय काल में भारतीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में तमाम वैज्ञानिकों ने सैन्य वेश में सारी तैयारियां पूरी की। तैयारी पूरी होती है। तैयारी पूरी होने के बाद वह दिन आता है, वह शुभ दिन आता है 11 मई 1998। 11 मई 1998 वह शुभ दिन, जिस दिन भारत फिर से परमाणु परीक्षण करता है। एक नहीं 2 परीक्षण करता है। आप अगर अभिलेखों को देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका पकड़ भी नहीं पाता है कि भारत ने 2 सफल परमाणु परीक्षण किए। 13 तारीख को फिर अगला 3 परमाणु परीक्षण करता है। तब तक अमेरिका को खबर मिल चुकी होती है इस परमाणु विस्फोट के कारण उत्पन्न कंपन से, पाकिस्तान के माध्यम से, कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। लेकिन तब तक काफी विलंब हो चुका होता है। अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 13 मई 1998 वह गौरवान्वित करने वाला दिन होता है, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तरफ से यह प्रेस मीट होती है और उनका वक्तव्य आता है, लॉर्ड बुद्धा स्माइलिंग अगेन, भगवान बुद्ध पुनः मुस्कुराए। गौरवमयी पल सुनने मात्र से हर भारतवंशियों का दिल रोमांचित हो उठता है कि भारत विधिवत विश्व को यह संदेश देता है कि अब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो चुका है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। जबकि इस चीज की चर्चा होती है कि इसके पहले अमेरिका ने सीटीबीटी प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने यूरेनियम नहीं देने के लिए प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि के विषय में चर्चा की। लेकिन मैं 2 विषयों पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसको कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन में जिस पर चर्चा हुई और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, सीटीबीटी संधि, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान था। अब आप भारतीय प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विषय में सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उसमें स्पष्टतः एक नियम था कि कोई भी राष्ट्र जमीन पर, समुद्र में अथवा आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। और भारत इस बात को साबित करने में कामयाब होता है कि न तो उसने परीक्षण जमीन पर किया, न तो उसने परीक्षण आसमान में किया, और न ही उसने परीक्षण समुद्र में किया। क्यों? चूंकि जो उस दौरान की तैयारियां हुई थी, भारत ने परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर किया, न तो उसने सतह पर किया, न हवा में किया और न जल में किया। और अमेरिका को करारी हार मिलती है।
अमेरिका इसके बावजूद, नाराज होने के बावजूद, उसने कई प्रकार के प्रतिबंध भारत पे लगा दिए। अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाने लगी, लेकिन इससे कोई भी भारतीय दुखी नहीं था। क्यों? चूंकि उस वक्त डूबती अर्थव्यवस्था, एक नीचे जा रही अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कौन करते हैं? हमारे वो भारतीय कामगार जो उस वक्त तकरीबन 70 लाख, मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन 60-70 लाख जो भारतीय कामगार न जाने कितने परिश्रम पूरे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में कर रहे थे, वह विदेशी मुद्रा भेजने के सबसे बड़े साधन बनते हैं और भारत एक बड़ी समस्या से बच जाता है और उसके बदले में हमें मिलता है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव। तो अतः आपके लिए आज के व्याख्यान में इतना ही था कि आप इस बात को समझें, चरणशः समझें कि कैसे 1960 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू होता है। सन 1966 में उनकी मृत्यु के बाद परमाणु कार्यक्रम में थोड़ी बाधाएं आती हैं। 1974 में 18 मई 1974 भगवान बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण होते हैं, 2 परमाणु परीक्षण होते हैं। उसके बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा परमाणु परीक्षण का प्रयास किया जाता है, असफल प्रयास। और सन 1998 में हर दिल के अजीज, सबके अजीज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा सफल परमाणु परीक्षण होता है और उसके साथ इस बात को मुहर लगती है कि हां, अब भारत इन 6 राष्ट्रों में है, अब भारत इन 6 राष्ट्रों में है। और एक चीज आप नहीं जानते होंगे, भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, जिस विजन को लेकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने एटॉमिक रिसर्च की शुरुआत ही इस चीज पे को आधार मान के किया कि मूलतः इसका प्रयोग या इसका उपयोग, इसकी खोज विनाशकारी प्रवृत्ति के तौर पे नहीं हो। आज भी भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद ही गोपनीय तरीके से रखता है। न ही इसने कभी किसी राष्ट्र के साथ इसके तरीके को साझा किया है और न ही इसे किसी दूसरे राष्ट्र को दिया है। जबकि हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान पर यह हमेशा आरोप लगता रहता है कि कभी उसने उत्तर कोरिया को यह दे दिया, कभी ईरान को दे दिया। खैर, जो भी हो, हमें पड़ोसी राष्ट्र के कार्यकलाप पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम आज भी सुरक्षित हाथों में है, एक विकासवादी हाथ में है और उम्मीद करते हैं कि आज के सभा से, आज के क्लास से आपको भारतीय परमाणु कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त किंतु अति महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तहत प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ, 98 में कुल कितने परमाणु परीक्षण हुए, 5 परमाणु परीक्षण हुए, 11 को 2 परमाणु परीक्षण और 13 को 3 परमाणु परीक्षण। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना डॉक्टर भाभा के द्वारा, जो मैंने पहले लिखा है। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना डॉक्टर भाभा के द्वारा। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको समझने का मौका मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपके अंदर का भारतीय होने का जो गौरव है वो बढ़ेगा। आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर